नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो संसद से रिलेटेड है। दरअसल अपने ये जो लेक्चर है अपना, ये संसद से रिलेटेड 8वां अपना लेक्चर। आप कहोगे सर कितने और लेक्चर बनाओगे? इसके बाद हम एक या दो लेक्चर और बनाएंगे इसके बाद में, है ना, क्योंकि संसद टॉपिक बहुत बड़ा है और मैं डीप से थोड़ा इसको डिस्कस करना चाह रहा था कि चाहे अगर मेंस में भी क्वेश्चन बने तो आप उसको टैकल कर पाओ ठीक से। हम क्या करेंगे, मैं इसके 8 या 9 जितने वीडियो बनेंगे वो तो सिंगल सिंगल वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, डाल ही रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सारे वीडियोस को संसद वालों को कंपाइल करके एक वीडियो में डाल दूंगा, जितने भी घंटे का वो होगा। वो अगर किसी को लगा कि भाई इतने सारे हैं तो वो उसमें आप देख लीजिएगा। बट इससे है कि इससे बाहर फिर आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में फिर मैं आपको जब संसद कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, जो भी क्वेश्चन बने वो सारे मैं इधर भी आपको यहीं डिस्कस भी करवा दूंगा। तो ये अपना 8वां लेक्चर है। अगर आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाइए और कृपया वो लेक्चर पहले देखिए, तभी आप थोड़ा सा क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी फील कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे कि भारतीय संसद में जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं, है ना। तो जैसे ही संसद जो है उसका सत्र शुरू होता है और बैठक शुरू होती है तो सबसे पहले आ जाता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। क्या? क्वेश्चन आवर। जब भी संसद बैठती है तो सबसे पहले क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन आवर ये क्या, किस बला का नाम है प्रश्नकाल? देखिए होता क्या है कि कोई मेंबर यानी कोई भी सदस्य जो हैं वो प्रश्न पूछेंगे किससे? मिनिस्टर से। तो मान लीजिए कि एक सदस्य हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मिनिस्टर साहब जो है वो जवाब देते हैं। यही होता है प्रश्नकाल में कि सरकार जो है उससे प्रश्न किए जाते हैं सदस्यों के द्वारा और फिर जो मंत्री होते हैं वो उन प्रश्नों के जवाब देते हैं संसद में। ये होता है प्रश्नकाल। तो जब भी संसद बैठती है तो जो पहला घंटा होता है संसद का, वो पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल ही होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि काल होता है। प्रश्नकाल जो होता है बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि ये सरकार की जवाबदेही निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक गतिविधि के किसी भी पहलू के बारे में संसद सदस्यों द्वारा जो भी यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं उनके जवाब जो है कौन देते हैं? मंत्री जी इनके जवाब फिर देंगे, है ना। तो संबंधित मंत्री जो होते हैं वो उठाए गए प्रश्न के प्रकार के आधार पर संसद को मौखिक या लिखित रूप से उत्तर देते हैं। देखिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, किसी में मौखिक जवाब देना होता है, किसी में लिखित में जवाब देना होता है। अभी आगे हम देख लेंगे तारांकित अतारांकित जो भी होते हैं वो देख लेंगे। तो जैसा भी प्रश्न होता है जिस टाइप का, वैसा ही जवाब फिर मंत्री जी को देना पड़ता है। शुरुआत कब से की गई थी इस प्रश्नकाल की? तो भारतीय प्रश्नकाल की शुरुआत हो गई थी 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगर आपने ये अधिनियमों के बारे में जानकारी हासिल नहीं है की है तो आप जो है पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में जाइएगा। पहला ही लेक्चर आपको पूरे अधिनियम के बारे में 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिनियम हैं सबके बारे में जानकारी देता है। यहाँ से भी देखिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो 1892 से ये शुरुआत इसकी कर दी गई थी। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जी जो है फिर उनके उत्तर देते हैं। प्रश्नकाल देखिए सामान्यतः हमेशा आयोजित किया ही जाता है, परंतु कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनमें प्रश्नकाल जो है उनको आयोजित नहीं किया जाता। तो कौन सी होती है? अगर जिस दिन बजट प्रस्तुत किया जा रहा होता ना तो उस दिन फिर प्रश्नकाल नहीं होता। भाई आज तो बजट ही प्रस्तुत किया जा रहा, तो अब क्या प्रश्न पूछेंगे? अगला, अगर संयुक्त बैठक की कार्रवाई हो रही हो तो उस बैठक की कार्रवाई के दौरान भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर आ, संसद जो है वो छुट्टियों के दिनों में बैठती हो, अगर, है ना, हॉलीडेज के दिनों में अगर संसद बैठती है तो तब भी प्रश्नकाल नहीं पूछा जाएगा। और पार्लियामेंट जो है वो जितने समय बैठती है उससे ज़्यादा अगर उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, लंबे समय तक बैठी है, तो उस वक्त भी नहीं। और राष्ट्रपति का जब अभिभाषण होता है उस वक्त भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बाद में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा होती है, ये भी आगे हम देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब क्या कोई प्रश्न जो है उसको पीठासीन अधिकारी अस्वीकार भी कर सकते हैं? बिल्कुल, जो है कुछ मामलों में पीठासीन अधिकारी के पास ये आपको हो कि ये अधिकार है कि कुछ मामलों में वो कुछ प्रश्नों को जो है वो स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं कि इन प्रश्नों को हम स्वीकार नहीं कर सकते, आप ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे यदि वह सदन के नियमों का उल्लंघन करता हो, कोई ऐसा प्रश्न जो है पूछ रहा है कोई सदस्य जो सदन के नियमों का उल्लंघन करता हो तो फिर वो नहीं पूछ सकते। अगला, प्रश्न करने के अधिकार का ही दुरुपयोग अगर कोई मंत्री कर रहा, कोई सदस्य कर रहा हो कि फालतू में ही वो प्रश्न पूछ रहा है, या हम देखते हैं कि कैश फॉर क्वेरी वाला मामला अगर हो
कि पैसे लेके प्रश्न पूछा है तो फिर यहाँ पर भी वो इनकार कर सकते हैं अगर उनको पीठासीन अधिकारी को इस बात का शक हो या उन्हें ऐसा लगे कि ये नियमों का उल्लंघन है ना। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की बात अगर हो तब भी प्रश्न आप नहीं पूछ सकते कि बाधा डालने के लिए आप प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो जाए फालतू में, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब जो है प्रश्न 3 तरीके के महत्वपूर्ण रूप से होते हैं, एक होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है अल्प सूचना प्रश्न। ये अल्प सूचना प्रश्न और ये क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम अभी जानकारी हासिल कर लेते हैं। चलिए देखिए, तारांकित प्रश्न कौन सा होगा, इस प्रश्न के लिए उत्तर जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। देखना, मौखिक रूप से उत्तर दिया जा रहा है, इसका मतलब पूरक प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न का मतलब क्या हो गया, पूरक प्रश्न का मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन जो है आपने पूछा और फिर मंत्री जी ने जो है यहाँ से उसका आंसर दे दिया, फिर जो है वो मंत्री जी को एक और क्वेश्चन पूछ ले कि हाँ जी आपने ये तो दिया, फिर इसका आंसर और दे दो, ये होता है पूरक प्रश्न। प्रश्न के साथ एक और प्रश्न पूछ लेना। तो आप समझते ही हैं कि जब मौखिक उत्तर दे रहा है तो मंत्री जी जो है उसको लिखने की मंत्री को जरूरत है नहीं, तो तब वो एक और प्रश्न का जवाब दे सकता है, इसलिए पूरक प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न जो है इसका जवाब लिखित में दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से इसका जवाब नहीं दिया जाता है, लिखित रूप से जवाब दिया जाता है। और लिखित रूप से जवाब दिया जा रहा है इसका मतलब अनुपूरक प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने की इजाजत यहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अब जब आंसर ऑलरेडी लिखा जा चुका है, फिर अगर आप क्वेश्चन करते तो फिर लिखना पड़ेगा, है ना। तो फिर जो है आप यहाँ पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना का प्रश्न का मतलब हो गया कि कम से कम 10 दिन का नोटिस दे दो, और 10 दिन का नोटिस देके कम से कम मिनिमम जो है 10 दिन से पहले ये पूछ लिया जाता है कि कम से कम इतने दिन का, इससे पहले जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कम से मतलब माफ कीजिएगा 10 दिन का नोटिस होता है ना अल्प सूचना, उससे कम का नोटिस होता है और फिर प्रश्न पूछ दिया जाता है यहाँ पर। और अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं वो भी मौखिक रूप से ही इनका जवाब दिया जाता है। याद रखना, तारांकित का और अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। याद रखने का तरीका, कभी कभी भूल जाते हैं कि तारांकित जो है मौखिक है कि नहीं, तो वो गाना नहीं है तारा रा 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 बोले तारा रा रा, तो ऐसा करके आप याद रखना कि तारा रा रा मुंह से तो बोलते हैं, इसका मतलब मुंह से लिख के आपको जवाब नहीं देना, बल्कि मौखिक रूप से जवाब देना। बस देखना, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है एग्जाम में। अगला, भारतीय संसद में प्रश्नकाल की भूमिका और महत्व क्या है। मेंस में सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रश्नकाल की भूमिका बताइए भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में, है ना। तो प्रश्न के पीछे क्या होता है कि प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना से लेकर मंत्रालय को सदन में इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य करने और सरकार को शर्मिंदा करने तक का इसका उद्देश्य हो सकता है। कि मान लीजिए कोई भी एक मामला है, मान लीजिए कि जो है कि यूक्रेन से है भारतीयों को निकालना है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मंत्री जी जवाब दें कि कितने जो है वो लोगों को वहाँ से निकाला गया है। अभी देख लीजिए यूएस से जो ट्रम्प साहब ने कहा है कि हम जो है वो भारत के ऊपर टैरिफ हम भी लगाएंगे, तो अब सवाल जो है वो वित्त मंत्री से किया जाएगा या विदेश मंत्री से कि भाई साहब ऐसा हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है, कितना हमें नुकसान होगा बताइए। तो ऐसा करके सरकार को शर्मिंदा भी किया जा सकता है, ये सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य करके आप कह सकते हो कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है सरकार की। अगला क्या है, ये सरकार के कदाचार को नियंत्रित रखता है। कैसे नियंत्रित रखेगा कि अगर सरकार को कोई प्रश्न पूछने वाला ही नहीं हो तो सरकार तो फिर तो निरंकुश हो जाएगी और जैसा चाहे वैसा कार्य करेगी, है ना। अगर मान लीजिए आप पे भी, आप पढ़ते हैं और आपको कोई क्वेश्चन पूछने वाला ही नहीं है कि आप कितना पढ़े क्यों नहीं पढ़े, तो फिर आप नहीं पढ़ोगे। समझने बात, अब अंतरात्मा के सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बाहरी दबाव होना ही चाहिए, है ना। तो जब तक सरकार के ऊपर दबाव होगा ही नहीं कि हाँ जी इस प्रश्न का तो मुझे जवाब देना पड़ेगा संसद में, तो सरकार अनियंत्रित हो जाएगी और जैसा चाहे वैसा कार्य करने लग जाएगी, है ना। अगला, सरकार को ये जवाबदेह बनाने का भी एक औजार के उपकरण के तौर पर ये कार्य करता है कि सरकार जो भी नीतियां लेके आई है, जो भी कार्यक्रम सरकार लेके आई है, उनके प्रति सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके और लोगों को सरकार के बारे में जानकारी भी ये देता है। कैसे, क्योंकि संसद जो है, संसद में प्रश्न पूछा जाएगा, फिर वो प्रश्न जो है वो टेलीकास्ट होगा, फिर जनता उसे देखेगी और जनता को पता लगेगा कि हाँ सरकार हमारे बारे में ये कर रही है या यहाँ पर कमी इसके, यार इससे जनमत को भी आकार दिया जाता है। तो आपको भी देखेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको इस तरीके से पूछा जाता है कि जनता उधर ध्यान दें। अगला है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल से जुड़ी हुई कोई चुनौतियां और चिंताएं भी है। एक तो क्या है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मिलता है, 50% को तो उनका जवाब मिलता ही नहीं है। अगला जो है प्रश्नकाल, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, कैश फॉर क्वेरी, ये 2005 का मामला मैंने ऑलरेडी बताया। 11 जो एमपी है उनके ऊपर केस चला था,
तो क्या होता है कि कैश फॉर क्वेरी, पैसा लेकर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो ऐसा होगा तो ये तो इंटेग्रिटी के खिलाफ है संसद की, और जो असली मकसद जो था, वास्तविक उद्देश्य जो होना चाहिए था प्रश्नकाल के पीछे, फिर वो तो कहीं ना कहीं भटक जा रहा है वहां से, है ना। अगला, संसद की शुरुआत ही अराजकता से यहाँ पर हो रही है। कभी कभी तो प्रश्नकाल जो है वो आयोजित ही नहीं किया जाता। सरकार भी कभी कभी चालाकी करती है कि प्रश्नकाल जो है, प्रश्नकाल को आयोजित ही नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है कि हंगामा हो जाता है, कभी विपक्ष हंगामा कर देता है तो कभी सत्ता पक्ष भी विपक्ष की कोई बात ना मानकर हंगामा को आगे बढ़ावा देता है, या विपक्ष सत्ता पक्ष के सांसद भी जो है हंगामा मचा देते हैं। तो ऐसे मामले में प्रश्नकाल का समय बीत जाता है और जो महत्वपूर्ण समय हुआ करता था वो तो खराब चला जाता है। अगला, जो सांसद है उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जिम्मेदारी पूर्वक जो है वो कभी तो उपस्थित भी नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसे सांसद हैं तो कभी उपस्थित ही नहीं हुए, समझ रहे हैं। तो जब सांसद उपस्थित ही नहीं होंगे तो प्रश्न कौन पूछेगा, ये वाली बात है। तो ये यहाँ से भी देखिए होता है कि जो प्रश्नकाल है उसके प्रति ये चिंता का विषय है, वो कमजोर होता जा रहा है। अब प्रश्नकाल के बाद में शुरू होता है अपने यहाँ शून्यकाल। क्या होता है शून्यकाल? तो ये शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल का देखिए, प्रश्नकाल का तो प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख है, परंतु शून्यकाल का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। ये भारतीय नवाचार है। क्या है? भारतीय नवाचार है। अगर हम शून्यकाल को देखें तो शून्यकाल एक भारतीय नवाचार है, और कहीं पर ऐसा शून्यकाल जैसा जो है वो नहीं होता है। जो प्रक्रिया में कब से चल रहा है अपने यहाँ? तो 1962 से अपने यहाँ चल रहा है। 1962 से अपने देश में प्रश्नकाल जो है वो, माफ कीजिएगा, शून्यकाल जो है वो चल रहा है। तो शून्यकाल कब होता है? देखिए, इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता है। होता क्या है, प्रश्नकाल के बाद में जब तक कार्य सूची निर्धारित की जाती है कि अब आगे का काम क्या होगा, उस बीच का कार्य जो है वहां पर उसको कह दिया जाता है शून्यकाल। वो जो अंतराल होता है उस अंतराल को क्या कह दिया जाता है? शून्यकाल। शून्यकाल में एक आश्चर्य का तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि शून्यकाल में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी आपको अग्रिम अनुमति लेने की, या हम कह सकते हैं अग्रिम आपको कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर शून्यकाल को देखा जाए तो शून्यकाल एक अनौपचारिक उपकरण के तौर पर काम करता है जो सदस्यों को अवेलेबल है, ताकि वो ऐसा कोई भी सार्वजनिक महत्व का मामला वहां पर उठा सकते हैं जिनकी कोई भी प्रायर नोटिस की आवश्यकता नहीं है। ये एक हम देखें तो शून्यकाल के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर हो जाती है ना। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, और जब तक दिन के एजेंडे पर चर्चा होती है तब तक ये चलता रहता है ना। अगला अगला आगे देखिए, कुछ प्रस्ताव वगैरह हैं। इन प्रस्तावों के बारे में ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स की दृष्टि से, साथ ही साथ मेंस की दृष्टि से। यहाँ पर बहुत कम क्वेश्चन बने और ये कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ब्रीफली मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बस उतना आप याद रख लेना। एक होता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव। महत्वपूर्ण प्रस्ताव का मतलब ही हो गया कि ये किसी महत्वपूर्ण मामले के संदर्भ में लाया जाता है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग हो, चुनाव आयोग को हटाने का मामला हो, ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है। ठीक है। एक होता है सहायक प्रस्ताव। सहायक प्रस्ताव का मतलब क्या होगा? कोई एक ऑलरेडी एक प्रस्ताव लाया गया है, उसकी सहायता के लिए दूसरा प्रस्ताव लाया जाता है, वो होता है सहायक प्रस्ताव। इसका खुद का अपना कोई अर्थ नहीं होता है ना। ये हमने देख लिया। एक होता है स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है? यानी एक प्रस्ताव कोई ऑलरेडी रखा गया है संसद में, तो इस प्रस्ताव को हटाकर प्रस्ताव 2 लाना हो तो इस प्रस्ताव को स्थानापन्न यानी स्थगन इसका कर देना और दूसरा प्रस्ताव लाया ना, इसलिए लाया जाता है स्थानापन्न प्रस्ताव। ठीक है। और ये अपना है सिर्फ जजमा नहीं, अब होगी स्मार्ट स्टडी। यूपीएससी के हर सवाल का सही जवाब किसके साथ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ लर्निफाई के साथ मिलेगा। तो आप जुड़े रहें लर्निफाई के साथ में। आपको पॉलिटी की, आपको हिस्ट्री की, आपको ज्योग्राफी की हर जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड सीरीज यहाँ पर मिलेंगी। और कुछ दिनों में मैं शुरू करने वाला हूँ आर्ट एंड कल्चर की सीरीज, जिसमें मैं अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बने, साथ ही साथ जो मेंस के क्वेश्चन बने, उन सब को मैं वहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैं आपको पूरा एक डिस्कस कराऊंगा कि जैसे मूर्तिकला है तो मूर्तिकला के बारे में पूरा आपको डिस्कस कराऊंगा। उसके बाद वो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि हाँ सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मैं जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ, और ये खासतौर से प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मैं करवाऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम निपट सके। प्रीलिम्स से पहले मैं सब आपको खत्म आपका करवा दूंगा, है ना। तो ये हो गया स्थानापन्न प्रस्ताव, है ना। जब सदन के द्वारा से स्वीकार कर लिया जाता है तो मूल प्रस्ताव का स्थान ले लेता है। जो मूल प्रस्ताव लाया गया था उस मूल प्रस्ताव को स्थानापन्न उसका कर दिया जाता है। और अब कौन आ जाता है? अब यहां पर आ जाता है ये वाला प्रस्ताव। अगला
यहाँ पर आ जाता है समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई भी मुद्दा आ गया, कोई प्रस्ताव आ गया, उसके ऊपर बहस हो चुकी है, तो अब भाई ये बहस हो गई, समाप्त करो और अब जो है इसको वोटिंग के लिए रख दो, इसलिए होता है ये समापन प्रस्ताव, है ना। तुरंत बहस रोक दी जाती है और मतदान के लिए उसे रख दिया जाता है। कुछ प्रकार के प्रस्ताव है, इनमें से आपको याद रखना है। एक तो सरल समापन का मतलब क्या हो जाता है, सरल समापन का मतलब ही हो गया कोई सदस्य प्रस्ताव ले आए कि इस मामले पर भैया पर्याप्त जो है वो चर्चा हो चुकी है, अब इसके लिए मतदान के लिए रख दो, फिर इसे मतदान के लिए रख दिया जाएगा और फिर उसके ऊपर मतदान हो जाएगा, फिर उसे पारित कर दिया जाएगा, नहीं पारित होगा जो भी होगा। इसमें एक होता है डिब्बों द्वारा बंद करने वाला प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव में क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा अगर कोई बिल है, कोई रेजोल्यूशन है, तो उसको बहुत सारे ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रुप जहां पर भी आए समझ लेना कि वो डिब्बों वाला प्रस्ताव है, तो ये ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। फिर क्या होगा, एक किसी पार्ट पर जो है वो यहाँ पर डिबेट कर ली जाएगी और उसके बाद में सारे पार्ट को ही मान लिया जाएगा कि हाँ ये एज ए होल जो है वो डिस्कशन हो चुका है, फिर सारे पार्ट को इस पर वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। अगला होता है कंगारू समापन। ये बहुत कम यहाँ से पूछा जाने वाला है, इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस हो जाती है और मतदान किया जाता है। कंगारू समापन प्रस्ताव में क्या होता है, जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर ही बहस होती है, उन पर ही मतदान होता है। बाकी के मतदान है जो भी खंड बच गए उनको छोड़ दिया जाता है और उन्हें ऐसे पारित मान लिया जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक चर्चा चल रही है, कोई बिल है, उस बिल में 10 ऐसा खंड है जिन पर चर्चा होनी है और 10 खंड में से मान लीजिए 3 खंड ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण है, तो अब क्या होगा, इन 3 महत्वपूर्ण खंडों पर ही चर्चा होगी, इन पर ही मतदान होगा, बाकी के 7 को ऐसे ही पास मान लिया जाएगा। अगला होता है गिलोटिन बंद, गिलोटिन प्रस्ताव। तो ये गिलोटिन प्रस्ताव याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है कि मान लीजिए समय की कमी हो गई और किसी विधेयक पर जो है कुछ उसके जो है वो खंड ऐसे रह गए जिनके ऊपर अभी चर्चा नहीं हुई है, तो क्या होगा, चलो जिसके ऊपर चर्चा हो गई है उसको तो ऊपर चर्चा हो गई है, बाकी को भी साथ में मतदान के लिए रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि हाँ इनके साथ साथ जिनके ऊपर चर्चा नहीं हुई है उनको भी मतदान के लिए रख दिया जाता है और उनको भी पास करा लिया जाता है। ये होता है गिलोटिन प्रस्ताव कि हाँ जी भाई अब गिलोटिन कर दो। यहाँ से देखना गिलोटिन शब्द निकला कहाँ से, तो एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा इस प्रकार से, यहाँ पर किसी व्यक्ति जो है उसको जिसको सजा दी जानी होती थी उसकी मुंडी लगा देते थे, फिर उसको ऊपर से छोड़ देते थे, तो ये आता था और इस पर गर्दन पे गिरता था और गर्दन अलग हो जाती थी, ये होता था गिलोटिन करना। हिस्ट्री में आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति में से गिलोटिन कर दिया जाता है बहुत सारे लोगों को। आपने वो मूवी देखी है जॉनी डेप की? जॉनी डेप की एक मूवी है जिसमें वो एक पायरेट बना है, कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ऐसा करके एक सीरीज है, उसमें देखना आपको पता लगेगा। वो जॉनी डेप को पकड़ लिया जाता है वहाँ पर कैप्टन जैक स्पैरो को, और फिर ऐसे गिलोटिन ही किया जाना होता है वहाँ पर, आप ये देखिएगा। तो ये होता है गिलोटिन, मतलब समाप्त कर दिया गया, वहीं से ये गिलोटिन शब्द निकला है। और आपको तैयारी करनी है तो आप लर्निफाई के साथ जुड़े रहिए। प्रीलिम्स के बाद में मैं जो है ऑप्शनल अभी नहीं शुरू कर रहा हूँ, ऑप्शनल जो है वो पबेड वो मैं प्रीलिम्स के बाद में शुरू करने वाला हूं और बहुत ही जल्दी मैं शुरू करने वाला हूं ज्योग्राफी की इंग्लिश वाली सीरीज, बहुत जल्दी शुरू करूंगा और उसमें साथ ही साथ हम जो है देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। हिंदी में तो मैंने ऑलरेडी करवा ही दिया है ना, तो जुड़े रहिए लर्निफाई के साथ, है ना। अब है भारतीय संसद में कोई विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है तो उस विशेषाधिकार प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया है और किस प्रकार से लाया जाता है, क्या उद्देश्य होता है किसी विशेषाधिकार प्रस्ताव का। तो ये कब लाया जाता है, ये तब लाया जाता है जब किसी मंत्री द्वारा किसी संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया हो। कोई मंत्री है उसने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया हो, किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का हनन हुआ हो या पूरे सदन के ही विशेषाधिकारों का हनन हुआ हो, तो ऐसा लाया जाता है। कौन लाएगा, तो कोई सदस्य ये लेके आएगा, है ना, विशेषाधिकार प्रस्ताव, और उसे लगेगा कि मंत्री ने सदन या किसी एक या एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, तो फिर जो है ये प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए, है ना, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मंत्री ने कोई तथ्य जो है वो छिपाए हों या गलत तथ्य दिए हों या विकृत तथ्य दिए हों, तो फिर मंत्री के ऊपर ये प्रस्ताव लाया जाता है कि हाँ, है ना, और ये संबंधित मंत्री की निंदा करना इसका उद्देश्य होता है कि हाँ भाई इस मंत्री ने गलत यहाँ पर जो है वो तथ्य सामने रखे हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं, भारतीय संसद में तत्कालीन सार्वजनिक चिंताओं के समाधान के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। क्या है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, याद रखना ये वाला। तो ये कब लाया जाता है, किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई अविलंबनीय लोक महत्व का मामला हो और उसमें किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करना हो। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है
रूस और यूक्रेन का युद्ध तो देखिए चलते बहुत दिन हो गया है, परंतु ऐसा कोई मामला आ जाए कि किसी देश में जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवान ना करे कि ऐसी स्थिति हो कि वहां से भारतीयों को बाहर निकालना हो, तो फिर जो है विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाएगा कि विदेश मंत्री ध्यान दीजिए, उस देश में ऐसा चल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसा है ना। चलिए, ये प्रस्ताव जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वो भी भारतीय नवाचार है। तो याद रखना, एक तो शून्यकाल कब से चल रहा है, 1962 से, ये भारतीय नवाचार है, और एक ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 1954 से चल रहा है और ये भी भारतीय नवाचार ही है। ये आपको चीजें याद रखनी है। हालांकि इसका उल्लेख जो है वो प्रक्रिया के नियमों में है ना, परंतु ये जो शून्यकाल है, इस शून्यकाल का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, परंतु इसका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का तो प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख है ही है ना। अब भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने की बात हो कि स्थगन प्रस्ताव किसी मुद्दे पर संसद के जो महत्वपूर्ण सामान्य कार्य चल रहे होते हैं, उन सामान्य कार्यों को स्थगित कर दिया जाए और किसी एक सार्वजनिक लोक महत्व के मामले पर अब चर्चा की जानी चाहिए, ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए तो उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव, है ना। जैसे कि विपक्ष जो है वो चर्चा कराने के लिए मांग करता रहता है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, किसके ऊपर स्थगन प्रस्ताव लाया जाए, कि अडानी जो है इसके मुद्दे पर लाया जाए, या बहुत सारे मुद्दों पर ऐसा लाने की बात की जाती है। तो ये स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो 50 सदस्यों का समर्थन, कम से कम इसके सदस्यों का 50 सदस्यों का समर्थन इसमें होना चाहिए, तभी स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है ना। इसे एक असाधारण उपाय माना जाता है। क्यों असाधारण उपाय माना जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसके माध्यम से जो सदन की जो सामान्य दिनचर्या जो चल रही होती है, सामान्य कामकाज जो चल रहा होता है, उस सामान्य कामकाज को यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है, और निलंबित करने के बाद में जो लोक महत्व का मामला है उसके ऊपर चर्चा यहाँ पर की जानी होती है। इसलिए ये जो है एक असाधारण मामला आता है। सरकार के खिलाफ यहाँ पर निंदा का तत्व शामिल अवश्य होता है कि सरकार की निंदा यहाँ पर की जानी होती है, इसलिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये याद रखना कि राज्यसभा जो है वहाँ पर स्थगन प्रस्ताव जो है वो नहीं लाया जाता है। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता, सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। हालांकि राज्यसभा में कुछ और इसी प्रकार के प्रस्ताव जैसा ही कुछ और एक जो है वो नियम के तहत कुछ प्रस्ताव लाया जाता है, परंतु अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो नहीं लाया जा सकता है ना। और इसमें जो स्थगन प्रस्ताव है लाया गया तो कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा यहाँ पर होनी ही चाहिए। 2.5 घंटे से कम की चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, आपको याद रखना, कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा यहाँ पर होगी ही होगी। अब स्थगन प्रस्ताव जो है ऐसे ही स्वीकार तो करते नहीं है, तो इसे स्वीकार करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए कि मामला अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले का होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक मैटर ही होना चाहिए। एक मुद्दे की अडानी का है तो सिर्फ अडानी का ही होना चाहिए, किसी और मुद्दे का है, किसी एग्जाम में पेपर लीक का मामला है तो पेपर लीक का ही मामला होना चाहिए, ऐसा एक मामला होना चाहिए, क्योंकि ना कि बहुत सारे मामलों की खिचड़ी बना दूं, है ना। और इसमें सरकार की जिम्मेदारी भी शामिल होनी चाहिए कि सरकार इन मामलों के पीछे जिम्मेदार है ना। कोई विशेषाधिकार का प्रश्न इसके माध्यम से नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि विशेषाधिकार के लिए तो विशेषाधिकार प्रस्ताव ऑलरेडी है। क्या है, विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है वो ऑलरेडी अपने यहाँ पास है टूल, तो फिर वो उसके माध्यम से लाए जाने चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्यों लेके आ रहे हो, है ना। और कोई न्यायालय में मामला है तो फिर उस मामले में भी चर्चा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 50 लोकसभा के सदस्य जो है उनका तो यहाँ पर समर्थन होना ही चाहिए, तभी लाया जा सकता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, है ना। अगला है अविश्वास प्रस्ताव, बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव इसे माना जा सकता है। प्रस्तावों में अगर देखें अविश्वास प्रस्ताव को, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अनुच्छेद 75 में बताया गया है, क्यों बताया गया है, क्योंकि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है ना। यही संसदीय लोकतंत्र का आधार है, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऑलरेडी बन चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा कि मंत्रिमंडल तब तक ही अपने पद पर बना रहेगा जब तक लोकसभा के सदस्यों का विश्वास उसे प्राप्त हो। अगर लोकसभा का विश्वास उसे प्राप्त नहीं रहा तो फिर अब उसे इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री परिषद को। तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को अपने पद से हटा सकती है ना। और इसे एक सत्र में केवल एक ही बार उठाया जा सकता है, और वर्ष में अधिकतम 3 बार भी उठाया जा सकता है। यहाँ से देखना स्टार मार्क, क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी बना सकती है। तो याद रखना, केवल एक सत्र में एक बार, जो भी सत्र, मान लीजिए कि बजट सत्र चल रहा है तो बजट सत्र में एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बजट सत्र में आप 10 बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाओ, तो ऐसा कार्य यहाँ पर
नहीं चलेगा। एक सत्र में केवल और केवल एक बार यहां पर आप ये प्रस्ताव ला सकते हो, है ना। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहां किया गया है? तो लोकसभा के नियम संख्या 198 में। तो याद रखना, लोकसभा के नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है, यानी कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना, कारण बताने की आवश्यकता यहां पर नहीं है कि हम ये प्रस्ताव क्यों लेके आ रहे हैं। बस हमारी मर्जी, ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आ रहे हैं। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जाता है। और ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना यहां पर जरूरी है। समझ गए आप? ठीक है जी। अगला है भारतीय संसद में विश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया, निहितार्थ और सरकारी स्थिरता। ये तो था अविश्वास, अब होता विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब हो गया कि विश्वास प्रस्ताव खंडित जनादेशों के परिणाम स्वरूप जो त्रिशंकु संसद बनती है। त्रिशंकु का मतलब हो गया कि किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत या किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत न मिलना, ऐसे मामले में त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभाएं बनती हैं। या तो कोई अल्पमत की सरकार हो, हाँ, या गठबंधन की सरकार जो है उसमें ऐसे अल्पमत में आ गई हो। तो इन सबसे निपटने के लिए क्या चाहिए? विश्वास प्रस्ताव। अब जो है सरकार को विश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, है ना। और राष्ट्रपति जी कहेंगे कि सरकार आप जो है वो ये विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास करके दिखाइए और बहुमत साबित कीजिए। अगर आप बहुमत साबित नहीं कर पाते तो आपको सरकार से हटना पड़ेगा, है ना। तत्कालीन सरकार जो है कभी कभी विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी जीत दिखाना चाहती है और बहुमत साबित भी करना चाहती है। कभी कभी क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया ही नहीं जाता, परंतु सरकार खुद ही अपने मन से ही विश्वास प्रस्ताव ले आती है और लाके विश्वास प्रस्ताव, कभी कभी विधानसभा में भी ये देखने को मिलता है कि विधानसभाओं में विश्वास प्रस्ताव जो है वो लाके सरकार दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास पूर्ण मेजोरिटी है या हमारे गठबंधन में कोई भी गलत जो है वो नहीं, कमजोरी नहीं है, हम अच्छे से हमारा गठबंधन चल रहा है, ऐसा दिखाने का एक उपकरण के तौर पर ये कार्य करता है। विश्वास प्रस्ताव नकारात्मक होता है तो इसका परिणाम सरकार के गिरने के रूप में सामने आता है। अगर विश्वास प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, याद रखना। अब भारतीय संसद में धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है? देखना, जब भी आम चुनाव होते हैं तो आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, आम चुनाव का मतलब जैसे कि 2024 में चुनाव है, जैसे कि 2019 में चुनाव है, तो ये आम चुनाव है। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है। तो आम चुनाव के बाद में जो पहला सत्र होता है, और प्रत्येक वित्त वर्ष का जो पहला सत्र होता है उस सत्र को संबोधित करते हैं कौन? राष्ट्रपति जी उसको संबोधित करते हैं। तो राष्ट्रपति जी फिर उसको संबोधित करेंगे और राष्ट्रपति जी जो भाषण देंगे उस भाषण के ऊपर बाद में चर्चा होती है, और चर्चा के बाद में जो है उसको पारित किया जाता है राष्ट्रपति को धन्यवाद के फल के तौर पर कि हाँ राष्ट्रपति जी आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपने हमें भाषण दिया। इसका धन्यवाद करने के लिए फिर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पर भी वोटिंग ना हो, क्योंकि मतदान होता है, और इसमें अगर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पारित ना करवा पाए तो सरकार गिर सकती है। यहाँ पर गिर जाएगी नहीं, तो यूपीएससी यह कंफ्यूज करेगी कि सरकार गिर जाएगी, ऐसा बोल देगी, नहीं, गिर सकती है। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार गिर जाएगी बिल्कुल, मगर यहां अगर ये जो धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार की हार के समान माना जाता है और सरकार गिर भी सकती है। इसका मतलब सरकार के पास अभी बहुमत नहीं है, फिर लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए, है ना। याद रखना, ये है राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण संसद के सदस्यों के लिए सरकार और प्रशासन की कमियों और विफलताओं की जांच करने के लिए साथ साथ आलोचना और बहस करने का अवसर प्रदान करता है। आप देखा होगा कि अभी जो है वो बजट सत्र अपने यहाँ आया और बजट सत्र में संसद में जो है राष्ट्रपति जी ने जो है वो संसद को संबोधित किया, और उसके बाद में राष्ट्रपति जी के भाषण पर अभिभाषण जो है उसके ऊपर चर्चा भी होती है, उसमें सरकार की निंदा भी की जाती है ना। यूपीएससी की तैयारी के लिए आप लर्निफाई से जुड़े रहिए, ठीक है। और भारतीय संसद में अनिर्धारित तिथि वाले प्रस्ताव कुछ होते हैं, है ना। तो इतना आपको, अनिर्धारित तिथि मतलब जिनके ऊपर कोई तिथि सरकार जो है वो, यानी कि स्पीकर के पास कोई प्रस्ताव आया तो वो स्वीकार तो उन्होंने कर लिया, मगर अब तक उनके कोई डेट निर्धारित नहीं की कि इस डेट को जो है कोई
इस डेट को जो है वो चर्चा इस पे होगी। वो डेट जब तक निर्धारित ना हो तब तक क्या हो गया, वो ये प्रस्ताव हो गया, है ना। अगला हो गया निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बीच में क्या अंतर है, ये हम देख लेते हैं। जो निंदा प्रस्ताव है इसे लोकसभा में पारित करने के कारणों का उल्लेख होना चाहिए। यानी जब निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव लाने के पीछे कारण बताना आवश्यक है, परंतु अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक नहीं है ना। अगला, इसे एक मंत्री या मंत्री परिषद या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो जो निंदा प्रस्ताव है, ये निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है या कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, परंतु जो अविश्वास प्रस्ताव है संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। यहाँ पर ये वाले सिस्टम नहीं चलता कि किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव। जब भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा पूरी मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जाएगा। ये जो निंदा प्रस्ताव है वो कोई विधेयक है ना, ये विधेयक जो है किसी विशिष्ट नीति और कार्य के लिए मंत्री परिषद की निंदा के लिए लाया जाता है कि कोई एक नीति जो है सरकार की, उस नीति की निंदा करने के लिए या किसी मंत्री की निंदा करने के लिए, है ना, लाया जाता है ये, है ना। परंतु ये जो मंत्री परिषद माफ कीजिए अविश्वास प्रस्ताव है, ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए लाया जाता है कि लोकसभा का विश्वास इस सरकार को है कि नहीं है। अगला विधेयक, ये वाला विधेयक जो लाया जाता है, हम कि विधेयक नहीं इसे कहेंगे, हम प्रस्ताव कहेंगे। ये जो निंदा प्रस्ताव है लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो यहां पर फिर मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। फिर से आपको याद दिलाता हूं, यूपीएससी की तैयारी के लिए आप लर्निफाई के साथ जुड़े रहिए, है ना। ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, और अगर आपको कोई सलाह नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8800671428 पर। व्हाट्सएप पहले आप कीजिएगा, सीधा कॉल मत कीजिएगा। या अगर आप कुछ डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज वगैरह, कि मुझे क्या इस बार का अटेम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि मेरी ये वाली कमज़ोर है, ये वाली की मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं वो उस चीज़ की तैयारी आपकी अच्छे से करवा दूंगा, है ना। अगला, भारतीय संसद में विलंबनकारी प्रस्ताव जो है उसके ऊपर क्या है, तो विलंबनकारी प्रस्ताव का मतलब है एक प्रस्ताव लाया जाता है, किसी समय सदस्य द्वारा इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है ताकि जो कार्य की प्रगति है उसको धीमा किया जा सके। अगला, भारतीय संसद में व्यवस्था का जब मुद्दा आ जाए तो ये क्या होता है व्यवस्था का मुद्दा, तो इसमें ये है कि कोई भी सदस्य जो है वो औचित्य प्रश्न यहाँ पर उठा सकता है कि महाराज हो क्या रहा है, अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये हो क्या रहा है, सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो इसका क्या औचित्य है। इसके लिए जो है व्यवस्था का मुद्दा लाया जाता है कि व्यवस्था संसद में ऑर्डर जो है वो नहीं है। ये आमतौर से विपक्षी सदस्यों द्वारा ही लाया जाता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद में व्यवस्था बनाए रखें, सरकार और जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी, है ना। अगला, भारतीय समय में संसद में आधे घंटे तक चलने वाली चर्चा, यहाँ पर आधे घंटे की चर्चा भी होती है। कोई पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का मामला का कोई मुद्दा हुआ तो फिर उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आधे घंटे की बहस वाला जो है प्रस्ताव जो है ये भी यहाँ पर लाया जाता है ना। इसके लिए अध्यक्ष जो है वो सप्ताह में 3 दिन तक आवंटित कर सकते हैं। कितने दिन आवंटित करेंगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछने वाली नहीं है, इसके ऊपर मतदान नहीं होता है ना। एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, यानी 2 घंटे की चर्चा के रूप में भी इसे जाना जाता है, 2 घंटे, इसे शॉर्ट डिस्कशन कहते हैं। ऐसे चर्चा के लिए लाया जाता है जिसके ऊपर 2 घंटे से ज़्यादा की जरूरी नहीं है, इसलिए लाया जाता है ये प्रस्ताव, है ना। चलिए अगला हम देखें यहाँ पर, तो संसद के सदस्य अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर 2 घंटे की चर्चा के लिए ये वाले इस वाले तरीके के मामले यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। अध्यक्ष ऐसे चर्चाओं के लिए सदन में सप्ताह में 2 दिन जो है वो आवंटित कर सकते हैं। और ये जो उपकरण है 2 घंटे वाला अल्पकालीन चर्चा वाला, ये 1953 से जो है भारतीय संसद में अस्तित्व में है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। भारतीय संसद में विशेष उल्लेख का कोई मामला आ जाए, स्पेशल मेंशन, स्पेशल मेंशन जो मामला व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जिसे प्रश्नकाल के दौरान भी नहीं उठाया जा सकता, आधे घंटे की चर्चा के दौरान भी, अल्पकालिक चर्चा के दौरान या स्थगन प्रस्ताव के दौरान, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सदन के किसी नियम के तहत उसे उठाया ही नहीं जा सकता, तो फिर ऐसे मामलों के लिए लाया जाता है स्पेशल मेंशन, है ना। ये किसमें बताया गया है, तो नियम संख्या 377 में यहाँ पर बताया गया है लोकसभा की स्पेशल मेंशन, यानी जिसे किसी भी और प्रस्ताव के तहत नहीं उठाया जा सकता हो तो उसके लिए फिर अलग से एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे कहते हैं क्या, स्पेशल मेंशन।
ये यहाँ पर प्रस्ताव यानी रिजोल्यूशन और मोशन के बीच में ज़्यादा अंतर, यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई नहीं पूछने वाला है। अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप बैठ के आराम से ये देख लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सांसद में प्रस्तावों के प्रकार, एक होता है निजी सदस्य का प्रस्ताव, एक होता है सरकारी प्रस्ताव। तो निजी सदस्य का प्रस्ताव क्या होता है कि निजी व्यक्ति को लेके आए, निजी व्यक्ति। निजी व्यक्ति का अर्थ क्या हो गया? निजी व्यक्ति का अर्थ वो वाला व्यक्ति जो मंत्री नहीं है, वो होता है निजी व्यक्ति। जो सदस्य मंत्री है वो सरकारी है, और जो मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो सत्ता पक्ष का नहीं हो। जैसे उदाहरण, क्या राहुल गांधी जी द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो निजी प्रस्ताव होगा? बिल्कुल वो निजी प्रस्ताव होगा, क्योंकि ये मंत्री नहीं है। क्या रवि किशन जी के द्वारा कोई प्रस्ताव लाया गया वो निजी प्रस्ताव होगा या सरकारी प्रस्ताव? ये बीजेपी से हैं और बीजेपी अभी रूलिंग पार्टी है, तो क्या होगा? ये सरकारी प्रस्ताव होगा? नहीं, ये भी निजी प्रस्ताव ही होगा, क्योंकि रवि किशन जी कोई मंत्री नहीं है। ये ऐसे याद रखिएगा। एक होता है वैधानिक प्रस्ताव, ये होता है वो किसी के द्वारा भी लाया जा सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो या कोई मिनिस्टर हो, उसके द्वारा लाया जा सकता है। ये होता है वैधानिक प्रस्ताव, एक कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग लाया जाता है ना। एक होता है गिलोटिन, तो मैंने ऑलरेडी आपको गिलोटिन बता दिया। गिलोटिन का मतलब क्या हो गया कि भैया बहुत चर्चा हो चुकी है, अब इन इतने मुद्दों पर चर्चा होगी और बाकी वालों को भी इसको भी मान लो कि इनके ऊपर भी चर्चा होगी और अब मतदान करवा लो, ये होता है। यानी अब बहुत हो गया, अब जल्दी से मतदान इसके ऊपर करवा लो, इसका ये होता है गिलोटिन प्रस्ताव। तो गिलोटिन प्रस्ताव जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लगाया जाता रहा है, और इस गिलोटिन प्रस्ताव की वजह से भारतीय संसद की जो प्रणाली है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो क्या होता है, कार्यपालिका जो है वो विधायक के प्रति जो जवाबदेही होती है उसमें कमी आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि प्रश्न जब पूछे जाएंगे, चर्चा जब होगी, बहस जब होगी, तभी तो सरकार जो है वो जवाबदेह बनेगी। अभी बहस प्रश्न चर्चा को तो समाप्त कर दिया जाता है गिलोटिन के द्वारा कि भाई खत्म करो, ड्रॉ करो मैच को, बहुत हो गया। तो ऐसा अगर ज़्यादा गिलोटिन का प्रस्ताव या गिलोटिन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये कार्यपालिका के जवाबदेहिता को कम करता जा रहा है। यहाँ पर गिलोटिन बार बार पारित हो जा रहा है, उसकी वजह से आवंटन का भी दुरुपयोग हो सकता है। अगला, गिलोटिन सार्वजनिक वित्त पर विपक्ष की भूमिका और निगरानी को भी कम कर देता है। कैसे? सरकार जो है बजट पास करवाती है और बजट पर चर्चा होती है, और चर्चा के बाद ही सरकार को जो है वो धन मिलता है संचित निधि से। अब सरकार ने पिछले साल कितना खर्च किया या कितनी आमदनी कहाँ से होगी, इसकी चर्चा अगर वहाँ पर ना हो, क्योंकि क्या करती है सरकार, गिलोटिन प्रस्ताव ले आती है और गिलोटिन लाकर, हाँ कि भाई इसके ऊपर चर्चा बहुत हो चुकी है, अब चर्चा ही नहीं करवाती। तो अगर वित्त के मामले जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा नहीं हो रही तो फिर निगरानी कैसे रख पाएगा विपक्ष, है ना। अगला, इस प्रावधान का दुरुपयोग का उदाहरण अगर हम देखें तो बजट 2019 में लगभग 40% से भी जो कम भाग था बजट का, उस पर चर्चा। तो सोचो 60% भाग पर तो चर्चा ही नहीं हुई बजट की, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये गिलोटिन प्रस्ताव कितना घातक यहाँ पर साबित हो सकता है। फिर एक बार याद दिला दूँ, लर्निफाई के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको यूपीएससी 2025 की प्रीलिम्स पास करनी है तो आप यूपीएससी से जुड़े रहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पिछली बार ज्योग्राफी में लगभग 99% प्रश्न ऐसे थे जिनका जवाब मेरी सीरीज से दिया जा सकता था, और अब मैं जो इंग्लिश वाली सीरीज लेके आऊँगा वो तो एकदम रामबाण साबित होगी। वो इंग्लिश वाले साथ साथ हिंदी वाले बच्चे भी उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में ही, है ना। अगला, समाधान क्या हो सकता है इस गिलोटिन प्रस्ताव का? तो समाधान हो गया कि भाई इसका बहुत असाधारण मामलों में ही, परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाए, ऐसा नहीं कि हर दूसरे मामले में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। अगला, इस प्रस्ताव को जब भी पारित किया जाए उससे पहले विपक्ष से जरूर परामर्श ले लिया जाए। विपक्ष जो है आजकल विपक्ष की बहुत कम चलने लग गई है, तो विपक्ष से परामर्श जो है वो अवश्य लेना चाहिए। और जो भी महत्वपूर्ण मामले हैं किसी विधेयक के, उनके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए, उन मामलों में तो कम से कम गिलोटिन पारित ना किया जाए, है ना। अगला, इसे मामला दर मामला, केस बाय केस के आधार पर निर्धारित किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं कि हर जगह इसको ये लगा दिया जाए, है ना। अगला हम देखेंगे भारतीय संसद में विधायी कार्यवाही जो है वो किस प्रकार की चलती है। इससे रिलेटेड जो है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से साधारण विधेयक पारित होता है, किस प्रकार से धन विधेयक पारित होता है, किस प्रकार से वित्त विधेयक पारित होता है। इनकी चर्चा जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो और कंफ्यूज भी ना हो, एक दिन में पढ़ पाएंगे। तो क्या होता है, बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो बस चलिए आज का लेक्चर कर लेते हैं यहीं समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो तो
आप अवश्य चैनल को रिकमेंड करें, और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।